Okay, so hello everyone. Today we are going to start the class 10th syllabus of mathematics. आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस, फिर NCERT सॉल्यूशंस, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि RD से होंगे और RS अग्रवाल से भी होंगे। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये पूरा अपना एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है क्लास 10th के लिए। और अगर हम इतना फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता ही होता है यार, क्या ही है, फालतू की बात है। देन हम पढ़ेंगे प्राइम, को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आएगा और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे हम। एंड फिर इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, उनको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट सिलेबस होगा रियल नंबर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अच्छा, तो आप जानते होंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको भी पता है, देख लो, है ना, यहाँ बोल रहा है कि मेरे को पता है। तो आपको पहले से पता होता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे सारे नंबर्स जिनको आप एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो ये अपना नंबर लाइन है। ठीक है, इस नंबर लाइन के ऊपर आप जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ओके, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट आप यहाँ लिख लेना, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड on the number line are called real numbers. ओके, तो ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि आप प्लॉट करो -1, तो आपको दिख ही रहा है ये -1 है आपका। ठीक है, आप इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे आपको प्लॉट करना है, लेट अस सपोज 1.5, तो 1.5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कहीं आ जाएगा इस प्लेस पे। ठीक है, ये नंबर अपना 1.5 है। ठीक है, √2 वगैरह भी हमने क्लास 10 9th क्लास में हमने रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो ओवरऑल मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे सारे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हमने सिंपली 2 कैटेगरीज में डाला है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो, पहले होते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ये सारी बातें हमने 9th क्लास में की हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और उसका जो ऑपोजिट होता है, मतलब जिसको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगेन हमने रैशनल नंबर्स को फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वी हैव नेचुरल नंबर्स,
होल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। पहला डेफिनेशन है हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बता पाओगे आप मुझे? तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, सो यू कैन राइट द numbers having exactly two factors are known as prime numbers। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे अपने क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स में सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको क्या याद रखना है कि इनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंपोजिट नंबर्स। अभी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, सोचो थोड़ा सा। तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनमें क्या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? Numbers having more than two factors are known as composite numbers। For example, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं अपने पास? 4 के फैक्टर्स 1, 2 एंड 4। ठीक है, 6 है एक नंबर, 6 के फैक्टर्स क्या हैं? यू हैव 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो सिंपली आप इतना बोल सकते हो कि ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव कोप्राइम नंबर्स। अब ये कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बता सकते हो? नहीं, मतलब पता ही होगा यार, क्या है, सिंपल सा तो है। तो कंपोजिट नंबर्स हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोप्राइम नंबर्स की। तो कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। इस चीज को आप ज्यादा अच्छे से ऐसे बोल सकते हो कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 देखो यार, हर एक नंबर का फैक्टर होता है, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप ऐसा बोलो कि कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो कोप्राइम नंबर्स आर द numbers which don't have common prime factors। For example, 2 and 3। क्या 2 और 3 में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन है? द आंसर इज नो। अच्छा, आप ऐसे बोल सकते हो
लेट अस सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आप 16 एंड 25 लिख सकते हो, ठीक है। 16 और 25 में क्या कोई फैक्टर, प्राइम फैक्टर कॉमन है क्या? नहीं है। देखिए 16 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 4, 8 और 16। 25 के क्या होते हैं? 1, 5 और 25। बट हम यहाँ पे 1 की तो बात कर ही नहीं रहे क्योंकि 1 तो प्राइम है ही नहीं। तो अब बचे कौन कौन से फैक्टर्स? 16 में बचे 2, 4, 8 और 16, और 25 में क्या बचा? 5 एंड 25। तो इन सारे फैक्टर्स में आप देखोगे कि एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या होता है? तो बेटा मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने अभी अभी डिस्कस किया था कि एक नंबर का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, इट इज़ नथिंग बट द रीडिफाइनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को ही हमने क्या किया है? रीडिफाइन कर दिया, उनका वापस से एक डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है। अब ये क्या डेफिनेशन है, ठीक है, वो देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है एक सिंपल सा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब क्या है कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो, है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हाँ, बट जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स हमने लिए हैं वो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता। क्यों, वो देखते हैं। चलो ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ विच इज़ कंपोजिट, ठीक है। लेट अस सपोज 6 ले लो, ठीक है। तो अगर बेटा मैं 6 को फैक्टराइज करूंगा तो 6 को क्या लिखूंगा? 2 into 3 लिख सकता हूँ। अच्छा, इसी 6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 into 2, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक है, इट इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में तो 2 और 3 है ना, ऊपर भी और नीचे भी। ऑर्डर बस हमने चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास है 12। अगर मैं 12 को फैक्टराइज करता हूँ तो 12 इज 4 into 3, और 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो 12 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर into 3, ठीक है। तो ये 12 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का यूनिक तरीका है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ये बात होती है कि ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इस केस में, ठीक है। ओके, नाउ अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है अपने पास 140। तो 140 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा? 70। फिर 70 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा? 35। फिर 35 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 आएगा। और फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बस हमें क्या लिखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें इसको लिखना है, इसका लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 140 इज इक्वल्स टू, ये जितने भी नंबर्स अपने पास आए हैं इनका बस प्रोडक्ट लिख दो, दैट इज 2 into 2 into 5 into 7।
बस एक काम और कर लेना कि यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो आप इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, ओके। अब सेकंड एग्जांपल है अपने पास 156। तो 156 को हमें फैक्टराइज करना है। देखो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर लास्ट में कोई भी इवन नंबर होता है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 156 अपने पास दिख रहा है, लिखा हुआ है, इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, कितना कैरी आएगा 1, 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। 39 को आप 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये 13 आएगा, और फिर 13 को आप 13 से ही डिवाइड कर सकते हो, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज नथिंग बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो बस आपको क्या करना है, आपको लिखना है 156 इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो आप इसको लिख लो 2 स्क्वायर इंटू, इसके बाद अपने पास 3 एंड 13, तो इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास 234। 234 को हमें फैक्टराइज करना है, तो 234 को कर देते हैं 2 से, 2 1 जा 2, फिर कितना बचेगा 3, ठीक है। तो फिर से आ जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 कैरी आएगा, 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, ठीक है। अब इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9, 2 कैरी आएगा 27 हो जाएगा, तो 3 9 जा 27। फिर हम इसको 3 से वापस से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1 और फिर 3 आएगा, और फिर ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आएगा। इट मीन्स आप 234 को लिख पाओगे कैसे, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। नोट कर लो फिर इसको। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया, तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 420, 468, 945 एंड 7325। इन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ट्राई करो वीडियो पॉज करने के बाद। ओके, अब हमारे पास एक थ्योरम है जो कि 1.1 NCERT में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, थ्योरम 1.1। क्या है ये? इट इज रिटन लेट P बी अ प्राइम नंबर। P एक प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई प्राइम नंबर P है जो कि A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन आप वहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि जो P है वो A को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, जहाँ पे A एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं ना क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अब इसने बोला है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है, मान लिया P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
और आपको पता है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा, इनफैक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। एंड आप मुझे बताओ, क्या मैं इस ए स्क्वायर को फैक्टराइज करने के बाद ऐसा लिख सकता हूं? तो ये भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और मैं मैनिपुलेट करूं तो मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, a इंटू ए अपॉन पी, इट इज इंटीजर, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ए मैंने यहां पे बोला है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये एक इंटीजर है, यहां पे भी एक इंटीजर आ रहा है। ऐसा कब हो सकता है कि आप एक इंटीजर को किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर इंटीजर ही आ रहा है? तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये नंबर भी क्या हो, इंटीजर हो। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट ले सकते हैं दैट a अपॉन p इज अ इंटीजर, और अगर a अपॉन p इंटीजर है तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर p से डिवाइड होना चाहिए। तो हम फाइनली ऐसा बोल सकते हैं दैट a is divisible by p। और इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? हाउ विल वी राइट दिस स्टेटमेंट? वी कैन राइट p divides a,